नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते इस सेशन को। आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर प्लस क्लासेस। आई एम हर्ष, वेलकम यू ऑल हियर। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस फ्यू थिंग्स। द नेक्स्ट सेशंस विच वी आर गोइंग टू डील विद, जो अगले सेशन हम डील करेंगे, इट exclusively in a Hindi language only. Although I have used the word of Hindi, we'll try to make everything bilingual. So I'm gonna start now. My last video which I posted dose 4 was getting good response. I'm recording this video in the same format. मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे वीडियो उसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकूँ जिस फॉर्मेट में आप मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। Again, I would like to thanks all the team of Future Plus classes और our director sir, yes sir, अथक sir, everyone they are supporting me well. Starting, चलिए शुरू करते हैं फिर। आज है 1 फ़रवरी, रात का बजा हुआ है 1:28। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नाउ। लेट्स स्टार्ट the daily insight of unveiling the current affairs and the general awareness. Your daily dose, your dose 5. Fine. The first question on your screen. Now we start with the motivation. If you very well know the series, the TVF aspirant series, it was very famous series, although this is the real word and that was the real word. But unfortunately मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि only 2 people are there. As per the series, as per this dialogue, देश को 2 जगह से बदला जा सकता है, एक बिल्कुल नीचे से और बिल्कुल ऊपर से। इसके 2 ही मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स, कि इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग द ग्रास रूट, आप ज़मीन से उठ के काम कर रहे हैं, आप ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आप इस देश को बदल सकते हो, या फिर आप टॉप लेवल डिसाइड आपको करना है। देश आप दोनों सूरतों में बदल सकते हो, पर डिसाइड आपको करना है कि आपको देश की आपको इस देश का, जो अगर हम बोले कि जिग्शा पजल है, जिग्शा अगर आपने सुना होगा, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर, ऐसा वो खेलने वाला बच्चे जो इससे खेलते वो होता है, इसमें फिर यहाँ पे फिक्स करने वाला रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जिग्शा पजल। पजल मतलब समझ गए होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस जिग्शा पजल का कौन सा हिस्सा बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए याद रखिएगा, किसी भी हिस्से के बिना जिग्शा पजल को पूरा करना इम्पॉसिबल है, पर आप पे डिपेंड करता है कि जो जिग्शा पजल आप कैसे पूरा करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप कर नहीं सकते। खैर ये सब डायलॉग प्रवचन जैसा लगता है, बट सच्चाई यही है कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आपने ठान लिया तो करना है। बाकी फ्यूचर प्लस क्लासेस हमेशा आपके साथ है। याद रखिएगा कि आज का बस रूल एक ही है कि आपको जिग्शा का, जो आपका पजल है, उसका कौन सा कॉर्नर आपको बनना है। आप जरूरी हो, बिल्कुल ये बात याद रखिएगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका एवरीवन हैज़ अ पर्पस, हर किसी के लाइफ में एक पर्पस है। अगर आप मुझसे पूछे कि आई शुड रिकमेंड अ मूवी टू यू, तो मैं बोलूँगा एक डॉग पर्पस करके एक मूवी, उसमें एक पूरी डॉग की जर्नी दिखाई है, मस्ट वॉच दैट मूवी। आपको पता चलेगा कि इवन द डॉग हैज़ देयर ओन पर्पस। तो आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े पर्पस होंगे, ज़िंदगी में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपका जो जन्म हुआ है किसी पर्पस के लिए हुआ है। परफेक्टली फाइन। चलिए शुरू करते हैं फिर स्कॉट के साथ। पहला हम बात करेंगे कि तो यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ, जो यूनेस्को जो आपका है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक और जो अपने मराठा साम्राज्य था, जो स्पेशली इन द एरिया ऑफ लाइक गायकवाड़ मराठास, जो हम बोलेंगे, जो आपकी अभी एमपी, जो करंट एमपी और महाराष्ट्र में है, वहाँ पे बहुत सारे किले हैं। उन किलों में से कुछ किलों को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। हम उनके बारे में डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे, यूनेस्को क्या है, कैसे काम करती है, वो भी दैट टू इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम बात करेंगे व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज समथिंग साइट विच इज लिस्टेड बाय यूनेस्को फॉर द स्पेशल पर्पस और फिजिकल सिग्निफिकेंट। किसी भी उस पर्टिकुलर जगह का एक फिजिकल सिग्निफिकेंट होना चाहिए। दूसरा, वो जगह का कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंट जरूर होना चाहिए, बिकॉज जो आपका यूनेस्को है
ये आपके कल्चरल रिफॉर्म में काम करती है, कल्चरल्स को जोड़ने का काम करती है। यूनेस्को इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, ठीक है, और संयुक्त विकास के क्षेत्र में काम करती है, याद रखना है। तो यूनेस्को वो लिस्ट को मेंटेन करता है, यूनेस्को मेंटेन दैट लिस्ट और उसको इंटरनेशनल बनाता है। यूनेस्को के कुछ रूल्स ऐसे भी है, लाइक यूनेस्को का एक ट्रीटी है, उसमें यह है कि अगर दो देश आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो वो अगर एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे हैं तो यूनेस्को जो साइट्स है उन पे वो अटैक नहीं कर सकते। ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटीज में, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनमें ऐसा मेंशन्ड है, ठीक है। इवन द ईरान इज फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दूसरी बात है कि इस इम्पोर्टेड द इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड द कन्वेंशन कंसर्निंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972। ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने आपके कल्चरल मोनूमेंट्स हैं, आपके कल्चरल साइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करती है, उनकी लिस्ट मेंटेन करती है, प्लस टाइम टू टाइम उनके लिए रिकमेंडेशंस वो देती है, वो यूनेस्को है। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल, या आपके देश की गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ जो आपका साइट है उसको नॉमिनेट करती है और फिर यूनेस्को एनालाइज करके उसको फाइनल लिस्ट में शामिल करना ही नहीं करना वो डिसाइड करती है। हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि लिस्ट कितनी सारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब हम बात करते हैं द वेरी स्पेशल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन राजस्थान। हम बात करते हैं तो वेरी फेमस द जंतर मंतर जयपुर, इट वाज एडेड, ये इसको ऐड किया गया था यूनेस्को साइट में 2010 में, आपको याद रखना है। ये आपका जंतर मंतर 18th सेंचुरी में बना, ये आपको ध्यान रखना है। डेजिग्नेटेड टू ऑब्जर्व द एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस, ग्रहों की पोजीशन बताने के लिए ये बना था और उस टाइम में बना था, ठीक है। इसके 20 मेन इंस्ट्रूमेंटल इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, जनरली उन सबको किया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल स्किल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और जो नॉलेज और डेटिंग बैक है वो मुगल टाइम से उसका जनरली चला आ रहा है। तीन चीज़ याद रखनी है, जंतर मंतर जयपुर में है, 2010 में को नॉमिनेट किया गया था, 18 सेंचुरी में 18 सेंचुरी के आसपास एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन देखने के लिए ये था, और नॉलेज और डेटिंग बैक पद्धति यहाँ पे जनरली रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। दिस इज द जयपुर, जयपुर द पिंक सिटी इज ऑल्सो एडेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ साइट। आप देख लीजिएगा, द बाजार ऑफ जयपुर इज वेरी फेमस, बहुत फेमस है। आपका महारगढ़ फोर्ट हो गया, गोविंद देव टेम्पल हो गया, ठीक है, अंबर प्लेस हो गया। थोड़ा थोड़ा जानकारी है, प्लीज एटलीस्ट वॉच दिस आपके लिए, दिस इज यूजफुल फॉर योर वन डे एग्जामिनेशंस। कम टू नेक्स्ट, दिस इज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है। जैसे कि अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें, यहाँ पे इन राजस्थान जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, गागरोन फोर्ट, अंबर फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, केवला देवी नेशनल पार्क, जंतर मंतर और द जयपुर सिटी, ये सारे के सारे राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। प्लीज़ वॉच इट वंस। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, हिट लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर हम गुजरात में बात करें तो धोलावीरा, हरप्पन, ये सब है, ठीक है। और बस एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, ओके फाइन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक बार उसको देखिए। हम यूनेस्को के बारे में बात करें थोड़ा सा। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम यूनेस्को। इंटरनेशनल स्पेशलाइज एजेंसी है, वर्किंग अंडर यूएन, और यूएन का पार्ट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ऑफ द यूएन, दैट इज यूनिट रिमेंबर टू बिल्ड द इंटरनेशनल पीस। ये शांति समझौते और शांति बनाए रखने के लिए ये अपना प्रयास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, सस्टेनेबिलिटी और रिसाइलेंस मेंटेन करने के लिए जो ग्रुप है उसका ये पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ओके। हेडक्वार्टर इन पेरिस, ये आपको बिल्कुल रट्टा मार लो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है, ओके। पेरिस फ्रांस में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 50 हेडक्वार्टर्स इसके पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ पे जो इंडिया में जो हेडक्वार्टर है उसका, जो इंडिया में जो उसका रीजनल हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और 11 इसमें अभी 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएटेड मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्न बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको गवर्न करता है। दिस इज ऑल अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बस ध्यान रखना एग्जैक्टली।
वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, मोबिलिटी ऑफ द साइंस नॉलेज, जो हमारे पास ज्ञान है हम आपको देंगे, आप हमें दो, मोबिलिटी ऑफ द नॉलेज ये होता है। दूसरा, एड्रेसिंग एमर्जिंग सोशल, जो आपका सोशल, आपका सोसाइटी धीरे धीरे बदल रहा है, वी आर गेटिंग, और हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। तो उस आधुनिकता में हमारी सोसाइटीज़ को कैसे एडजस्ट करना है, उसका एजुकेशन, उन सब के बारे में यूनेस्को रिसर्च करता है, प्लस अपने पेपर्स पब्लिश करता है, ठीक है, और इथिकल चैलेंजेस का डील करता है। फोस्टरिंग कल्चर डाइवर्सिटीज, कल्चर डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, राजस्थान का कल्चर क्या है, फिर आप छत्तीसगढ़ का कल्चर चले जाओ, महाराष्ट्र का कल्चर क्या है, गुजरात का कल्चर क्या है, तो इन सारे कल्चर, जो अलग अलग कल्चर, इनको कल्चरल डाइवर्सिटीज कहते हैं, विविधताएं या सांस्कृतिक विविधताएं कहते हैं। इन विविधताओं को समेट कर रखना, सजो कर रखना, और कहीं भी इनमें के बीच में क्लैश ना हो, दोनों आपस में टकराए ना, का विशेष ध्यान रखना ये यूनेस्को का काम है, ठीक है। और उन सबको करना, ये बहुत सारे पीस डायलॉग चलाती, पीस डायलॉग मतलब शांति समझौते, शांति वार्ता, ये सारी चीज़ें वो चलाती, इन सब में ये करती है। दो फील्ड इसके बहुत नेसेसरी हैं, एजुकेशन एंड कल्चर, आपको ध्यान रखना है, ओके। और उसी फेज में दूसरा आपका क्या है कि सारे के सारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं इनकी लिस्ट मेंटेन करती है, उनका मेंटेनेंस भी वो करती है, आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रायोरिटी एरिया जहाँ पे से फोकस कर रहे हैं, अफ्रीका और जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी? द जेंडर इक्वालिटी इज वेरी सिंपल, व्हेन यू योरसेल्फ अज्यूम और सेट अ मेंटालिटी कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, अदर देन द एनाटॉमिकल डिफरेंस, शारीरिक अंतर को छोड़ के बाकी सारे अंतर समान हैं, यही आपका कहीं ना कहीं पे एनाटॉमिकल डिफरेंस। और हम मान लग जाए कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, इसी को जेंडर इक्वालिटी कहेंगे। ऑल द इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलोगे कि सर इक्वालिटी है तो महिलाओं के लिए अलग से लाइन क्यों है, नहीं, इक्वालिटी ऑन द सेम ग्राउंड, जब हम सबको सेम ग्राउंड पर खड़े करें वो इक्वालिटी होता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मैं आपको बोलूं आपके सामने एक मंकी है, आपके सामने एक एलिफेंट है, और आपके सामने एक बर्ड है, ठीक है, और सामने यहां पे एक पेड़ लगा है। अब इन तीनों को मैं एक ही रेस में भगाऊं और मैं बोलूं कि आप सबको भाग के पेड़ पर चढ़ना है, इज इट द, भले ही मैं उनको सेम लाइन में खड़ा कर दूं, डिस्टेंस सेम है, बट इज इट कॉल्ड द, क्या हम इसे इक्वालिटी बोलेंगे, क्या हम इसे समानता बोलेंगे? नहीं, इसे समानता नहीं कहा जा सकता, बिकॉज द ओनली रीजन इज कि ये समान नहीं है। मंकी की अपने आप में एक अलग क्वालिटी है, एलिफेंट की अपने आप में एक अलग क्वालिटी है, और बर्ड की अपने आप में एक अलग क्वालिटी है। हम मछलियों को कह दें कि जाके पेड़ पर चढ़ जाओ, कैसे पॉसिबल होगा? या बंदर को बोले समंदर में तैर के दिखाओ, दोनों चीजों की अलग अलग क्वालिटी है। इक्वालिटी ये है कि जब सबको समानता के साथ ट्रीट किया जाए, और जो लोग पिछड़े हैं उनको अलग अधिकार दिया जाए। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो आरक्षण मिला है इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं पे उनके सोशल बैकग्राउंड और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे मिला है, इकोनॉमिक नहीं। ओबीसी का आपको इकोनॉमिक मान सकते हैं, लेकिन एसटी एससी का आपको वो जो आरक्षण मिला है वो मिला है उनकी सोशल बैकवर्डनेस के आधार, सामाजिक बैकवर्डनेस के आधार। हम इस बारे में किसी डिटेल डील करेंगे, बट याद रखना है कि इक्वालिटी यही होता है व्हेन द मैल और फीमेल और मैन और वुमेन दे बोथ ट्रीटेड इन सेम वे और इक्वल ट्रीटमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम डील कर चुके हैं, प्रायोरिटी एरियाज का ये रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ दीज आर द डेज विच इज जनरली सेलिब्रेटेड, विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनेस्को। आपको याद रखना है ऑन 24th of January द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ऑन 11th फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस, वो ध्यान रखना है। 8th मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये याद रखो। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका 3rd of मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। 17 जन
ओशियन डे, समंदर दिवस, ठीक है। ये आपका 15 इंटरनेशनल लिटरेसी डे, सॉरी ये डेमोक्रेसी डे आपको ध्यान रखना है, और ये आपका लिटरेसी डे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीज आर समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को रहता है। दीज ऑल द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। इसका एक बार मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा, एटलीस्ट रीड इट वंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। मोदी जी पेड ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी जी। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वैसे मैं मानता हूँ कि ऑल नो मच अबाउट महात्मा गांधी जी, बट हम एक ट्रिविया डिस्कस करेंगे। ट्रिविया मतलब होता है एक पूरा कहाँ से शुरू किया कहाँ पे खत्म किया, वो पूरा ट्रिविया डिस्कस करेंगे। आत्मकथा हम जैसे बोल सकते हैं, दिस इज महात्मा गांधी। देखिए, बोर्न 1869 2 अक्टूबर। फेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका उन्होंने 1893 में फेस किया, जब वो कहाँ साउथ अफ्रीका में स्टडी के लिए गए थे। उन्होंने नेटल कांग्रेस को 1894 में स्टैब्लिश किया था। इन 1904 उन्होंने पॉनिक सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में ये भी कहाँ साउथ अफ्रीका में, आपको ध्यान रखना है। 1915 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, आपको ध्यान रखना है। 1932 पूना पैक्ट उन्होंने साइन किया। 1932 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ। 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। 1930 डांडी मार्च, द वेरी फेमस डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, वो आपको ध्यान रखना है। 1924 प्रेसिडेंट ओवर द बेलगांव कांग्रेस, वो आपको ध्यान रखना है। पुलिसमैन चोरा चोरी कांड, जिसके बाद में उन्होंने जो अपना मूवमेंट था स्टॉप कर दिया था, वो आपको ध्यान रखना है। क्या हरिजन सेवक संघ उन्होंने स्टैब्लिश किया। 1934 रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। 1939 को उन्होंने अडल्फ हिटलर को एक लेटर लिखा। और लास्ट में 1942 द वेरी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू हुआ। इन 1948 गांधी जी वाज assassinated और killed by नाथूराम गोडसे with the last word हे राम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। This is all about the Gandhi ji. At least read it once. All the factual data I have added here. This is nothing but a factual data you need to remember, and that is much important or high yield for your examinations, one day examination as well as the RS examination. Come to the next question on the screen. Recently डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एरोप्लेन उड़ते हैं उन एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का होता है। उसने 2 पायलट्स को सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के भी टेक ऑफ किया था। चलिए, तो हम आज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नागरिक विमान, ठीक है, संचरण का इसका जनरली इसका रहता है, जो कि आपके सिविल एविएशन जो आपके नॉर्मल एरोप्लेन उड़ते हैं उनको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री। याद रखना है, ये सिविल एविएशन का अटैच ऑफिस है, ये ध्यान रखना है। रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सेफ्टी इश्यूज पे डील करती है, प्लस एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसी के अंडर आता है। जो एयर ट्रैफिक कितना उड़ रहा है, कौन कहाँ जाएगा, वो सब इसके कंट्रोल में आता है। और रेगुलेटिंग ट्रांसपोर्ट विद इन और आउटसाइड ऑफ द इंडिया को कंट्रोल करती है, ये आपको ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबल है जो कि अपने एयरलाइन के स्टैंडर्ड है वो मेंटेन, जो बेसिक मानक है, मानक को मेंटेन करने के लिए और मानक को संभाल कर रखने के लिए जिम्मेदार है, उनको मेंटेन करती है, रेगुलेटरी बॉडी है। इसका जो जीए कोऑर्डिनेट करती किसके साथ में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो कि है, ठीक है। इसके 193 कंट्रीज हैं। जो आपका ICAO का ऑफिस है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी कंट्रीज के बीच में सामंजस्य बनाकर काम करने में, ये सामंजस्य बनाकर सब एरोप्लेन्स और सब चीज़ों को ये मेंटेन करता है, ठीक है। कौन सी उड़ान कहाँ से भरेगी, एयर ट्रैफिक कहाँ क्लियर रहेगा, किस किस को हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल करने की परमिशन देनी, वो सब। और DGCA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उसको चेयर करते हैं। नाउ the very famous, if you heard about the Chhattisgarh, Jharkhand, some part of Odisha, West Bengal, they are वो सफर कर रहे हैं लेफ्ट विंग
एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। वहां पे आपने सुना होगा, इफ यू वेरी फेमस वर्ड द नक्सलाइड वर्ड। व्हाट इज नक्सलाइड? मैं आपको बताऊं, इज वेरी फेमस स्टोरी। मिस्टर मजूमदार, आजादी के बाद क्या हुआ था, स्लोली मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे आया, तो लोगों की जमीन को गवर्नमेंट ने कैप्चर करके इंडस्ट्रियलिस्ट को देना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ऑल दो दे आर गेटिंग मुआवजा, उनको मुआवजा मिलता था, पर करना शुरू कर दिया। तो ये जो मूवमेंट थी ये शुरू हुई नक्सलवाड़ी विलेज, नक्सलवाड़ी विलेज करंट इन वेस्ट बंगाल। वहां से ये एक नॉर्मल मूवमेंट शुरू हुई थी। नक्सलवाड़ी एक विलेज है, एक गांव है वेस्ट बंगाल में। वहां से ये मूवमेंट शुरू हुई थी, वो भी कैसे, विदाउट वायलेंस एंड नथिंग, बट स्लोली धीरे धीरे इट्स टेक, इसने ऐसा रूप ले लिया जो आज का रूप है, वायलेंस का रूप। एंड व्हाट द नक्सलीज आर वांट्स, नक्सली चाहते क्या है, उनको चाहिए स्टेट लेस सोसाइटी। ये उनकी एक फर्स्ट डिमांड है। स्टेटलेस सोसाइटी मतलब हमें छोड़ दो, जैसे अभी ये हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अ गवर्नमेंट लेस प्लेस, गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट, वो अपना ही एक चाहते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बात करेंगे। अब इनके जो अटैक के तरीके हैं, गोरिल्ला वारफेयर हो गया, ठीक है, और कैप्चरिंग, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग, यूजिंग आईडी। इन दीज डे दे स्टार्ट यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एन्यूमिनेशंस, न्यू वेपन्स भी यूज करना धीरे धीरे वो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली क्या है और क्या हमारी प्लानिंग्स हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की हम बात करते हैं, द सो कॉल्ड नक्सलिज्म भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, या नक्सलाइट जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसका जेनेसिस हम मानते हैं कि ट्राइबल बेल्ट में जो पुअर, मैंने आपको बताया कि ट्राइबल बेल्ट में देर इज पुअर, वहां पे इतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं था, या पुअर वहां पे विकास नहीं हो पाया, और धीरे धीरे लोग उनकी बातों में आते गए, और कहीं ना कहीं पे उन लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली और धारणा बना ली। द सेम थिंग इज मेंशन्ड, ठीक है, ऑपरेसिव बाय द स्टेट। उनको ऐसा ऐसा बताया गया कि उनको स्टेट दबा रही, जो आपकी स्टेट, आपकी सरकार है, उनकी ज़मीनें छीन रही है, उनको सप्रेस कर रही है, और जो बड़े पूंजीपति हैं उनको ज़मीनें दी जा रही है, वो अपनी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ऐसा मान के ये बनाया गया सर्वाइवल। मैं आपको बता दिया, मेकिंग दिस बिगिनिंग फ्रॉम द नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1970, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद में नाउ इट्स स्प्रेड टू द एरिया ऑफ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। These are the much affected areas from the this नक्सलाइट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ओके, और उस एरिया को हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, जो अगर आप नक्शे में देखें, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से छत्तीस, यहाँ ये आपका एमपी आ गया। आई एम नॉट गुड विद मेकिंग मैप्स एग्जैक्टली। ये आपका भारत का, आपका ये आपका बे ऑफ बंगाल आ गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। यहाँ आपका ये ओडिशा हो गया, ये आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे आपका एमपी, और यहाँ पे आपका छोटा सा झारखंड। ओके, सो ये सारे एरियाज, ये जो पूरा एरियाज है, ये पूरा रेड बेल्ट में मानते, इसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। दिस एरिया कॉल्ड रेड कॉरिडोर, बिकॉज ये एरिया नक्सलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए इस एरिया को रेड कॉरिडोर बोलते हैं। याद रखेगा, एमपी, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट्स के इसमें आते हैं। रेड कॉरिडोर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ऑन द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके, अफेक्टेड बाय द रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। कम टू द नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड मतलब उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, उपाय और सॉल्यूशन की हम बात करें, पहला है कि प्रोग्रेसिव वर्क। वहां पे जो एरियाज है, जो बहुत सारे रिमोट एरियाज, वहां पे अभी भी जो प्रोग्रेशन वर्क है, जो वहां पे प्रगति नहीं है, प्रॉपर सड़क नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ठीक है,
लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग फिर उनकी बातों में आते हैं। वो सरकार से ज़्यादा, पुलिस से ज़्यादा उन लोगों पे भरोसा करते हैं बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ एजुकेशन। तो वहाँ पे कहीं भी पुल नहीं है, बरसात में रोड का पूरा कनेक्शन, पूरे गांव का कनेक्शन कट जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोग्रेशन वर्क करने की जरूरत है। पैरामिलिट्री रिफॉर्म, द वे पैरामिलिट्रीज आर ट्रीटिंग द, आपने सुना होगा कि पैरामिलिट्री वाले किसी गांव वाले को थप्पड़ मार दें, मतलब मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हैपन, वी गेटिंग सच ए न्यूज, हमें ऐसी न्यूज मिलती है। तो समवेयर वी रिक्वायर टू रिफॉर्म द पैरामिलिट्री। क्या चाहिए हमें? चाहिए मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। और व्हाट अदर थिंग वी वांट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, प्लस वी नीड टू गिव देम अ ट्रेनिंग, अ प्रॉपर ट्रेनिंग, सो दे कैन हैंडल सच एक्सट्रीमिज्म इन अ वेरी ग्रेट वे। जैसे कि न्यू फाइटिंग टेक्निक्स हो गया, न्यू टैक्टिक्स हो गया, न्यू मॉडर्न वारफेयर, ठीक है, मॉडर्न आर्ट ऑफ वॉर, मॉडर्न स्टेट ऑफ वॉर, हमें चाहिए कहीं ना कहीं पे, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। सेकंड, द सो कॉल्ड वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मीनिंग है कि जब आपका स्टेट और आपका सेंट्रल और बाकी एजेंसियां मिलकर राष्ट्र हित में काम करें, देश हित में काम करें, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और हमें एग्जैक्टली ये चाहिए। नो मैटर सेंट्रल में किसकी सरकार है, नो मैटर राजस्थान में किसकी सरकार है, जब आपका स्टेट और आपका सेंट्रल और बाकी सारी एजेंसियां मिलकर देश हित में काम करें, नागरिक हित में काम करें, पब्लिक के हित में काम करें, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये कहीं ना कहीं पे जरूरत है। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस। अगर हम पुलिस की बात करें, सो देयर इज सो मेनी इश्यूज फॉर द, एज पर द यूएन रिपोर्ट, एक यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि पुलिस के बहुत सारे इश्यूज हैं। पुलिस की अगर हम इश्यूज की बात करें, अगर हम रंगराथन रिपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, महान भाषण रिपोर्ट जो एक पुलिस रिपोर्ट थी, पुलिस इनको आया, तो इसमें आया था पुलिस के बहुत सारे इश्यूज है। फर्स्ट, लेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वही पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं, वही पुराने वेपन्स यूज कर रहे हैं, वो इशू है। सेकंड, अंडर स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफ बहुत कम है, स्टाफ वो कुछ है ही नहीं, जो सेम स्टाफ है वही इंक्वायरी कर रहा है, वही जाब्ते पे जा रहा है, वही सारे काम कर रहा है, तो अंडर स्टाफिंग। थर्ड, नो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, अ पर्सन हु ज्वाइन एज अ हवलदार, और सब हवलदार जो ज्वाइन करता है, ही रिटायर्ड एज अ हवलदार ओनली, देर इज नो चांसेस ऑफ प्रमोशन, कहीं प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। आईपीएस आईएएस होते हैं, जैसे कि मान लो स्टेट आपका डीएसपी रहेगा, कोई भी रहेगा आपका, वो आपके सेंट्रल कैडर से आते हैं, प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है, दैट इज द रीजन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ, ओवरबर्डन्ड वर्क, द रीजन इज कि वही बंदा इंक्वायरी करेगा, वही बंदा जाब्ते पे जाएगा, वही केस पकड़ेगा, नो फिक्स ड्यूटी आवर्स, मेंटल स्टेट इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, पुलिस वालों, जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो पुलिस दोज आर, देयर फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब, देयर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड, नो जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट इज द अगेन इशू। सेकेंड, एक बड़ा इशू अगर हम माने, पॉलिटिकल इंटरफेयर, पॉलिटिकल इंटरफेयर। अब व्हाट इज पॉलिटिकल इंटरफेयर? व्हेन योर, जब आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति, आपके राजनेता पुलिस के कार्य प्रणाली में, पुलिस को कंट्रोल करने लग जाए, उसमें हस्तक्षेप करें, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं पे इसको बोलेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंटरफेयर। किसी नेता का भांजा है, अरेस्ट मत करो, उसको क्यों पकड़ा, ट्रांसफर करवा देंगे, वो सारी चीजें। एंड अदर इशू इज, जो आपकी क्रिमिनल रेट है, जो क्राइम रेट है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्राइम रेट बहुत कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और दीज डेज बहुत सारी टेक्निक्स वो यूज करना शुरू कर रहे हैं, नए जो नए नए चोर हैं और जो भी हैं,
नई नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जिससे कि और पुलिस हमारी मॉडर्न हो नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, दूसरा न्यू न्यू जो टेक्निक्स आई है कहीं ना कहीं पे पुलिस उनसे अप टू डेट नहीं हो पाई है। ठीक है, अपडेशंस, नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो कंटिन्यू एजुकेशन। ठीक है, उनको आगे एजुकेशन नहीं है, नो पीजी लीव, कुछ नहीं है कहीं ना कहीं पे। ये हमारे कहीं ना कहीं पुलिस के हैं। इस पर रिपोर्ट, पंजाब इज ओनली स्टेट जो कि कुछ हद तक जो हाईएस्ट, अगर हम बात करें कि कितना रेशो होना चाहिए, कितने कैंडिडेट्स पे कितना रेशो होना चाहिए, इसका एक यूएन रिपोर्ट था, उसमें ऐसा मेंशन है कि जो पंजाब is usually on 1000 on the 10,000 population, I think there is an on the 250, if I'm not wrong, 250 police officers should be there. Okay, but पंजाब उस क्राइटेरिया, पंजाब में 116 ही है आउट ऑफ 250 और आउट ऑफ 200 इज 160। बाकी स्टेट में तो कंडीशन बहुत ही खराब है। सेकंड, आपका जो पुलिस है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है या स्टेट सब्जेक्ट है, बट जितने भी जो सीनियर आईएएस हैं, आईपी जो आईपीएस हैं, वो सारे के सारे कौन होते हैं, वो सेंट्रल कैडर से आते हैं। तो स्टेट में तो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं ना, स्टेट तो आगे स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही उन लोगों को। तो ये सारे कहीं ना कहीं पे इश्यूज हैं। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर हो गए, सारे कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, आपका इसमें एक समाधान पॉलिसी आई थी। ये किसके लिए समाधान पॉलिसी, किस चीज के लिए थी? इन 2017 आया था। हाउ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कैसे डील कर सकते हैं उस चीज के लिए, जैसे कि स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजीज, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंस। उनका फाइनेंस रोक दो, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं मिलनी चाहिए, सिंपली एक्शन लेना है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनानी है, लीडरशिप परफेक्ट होनी चाहिए। ये आपका समाधान पॉलिसी था, जो कि किस चीज के लिए था? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए ये पॉलिसी आई थी। आपको ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट, एक छोटी सी न्यूज है वेस्टर्न घाट के बारे में। वहां पे कंगारू लिजर्ड है, उसको डिस्कवर किया। दिस इज कंगारू लिजर्ड। इसके बारे में सिंपल से दीज आर द, अब जस्ट सी द मैप। आपके वेस्टर्न घाट किस किस को कवर करते हैं? सम पार्ट ऑफ गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरला। ओके, यहाँ पे, यहाँ से इसके बाद में सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु पूरा। अब यहाँ इसके बाद में ये आपका ईस्टर्न घाट आ गया। ये आपका वेस्टर्न घाट है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका ईस्टर्न घाट आ गया। ओके, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज कर्नाटका। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। इन सम अदर लेक्चर वी डील विद दिस वेस्टर्न घाट ऑल्सो। बस ये कि अभी लेक्चर जो लंबा हो जाने से फिर आप लोग भी इंटरेस्ट कम लेते हैं, इसलिए लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कम टू द नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने मेंशन किया, इसको सादरी हिल्स भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी रेंज है उसको साउथ हिल्स, महाराष्ट्र और केरला में इसको प्रवाथम बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड करके रखा गया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। ओके, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज का ज्ञान यही है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको जिग्सा पजल का कौन सा हिस्सा बनना है। अगर आपको टॉप वाला हिस्सा, देखिए जरूरी तो आप सब लोग हैं, पर अगर आपको हिस्सा सही बनना है तो आप मेहनत करें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें। कोई भी सवाल है आप पूछें। ठीक है, बाइबल में कहीं लिखा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा, पुकारो तो सुना जाएगा, आवाज दी तो बोला जाएगा। ऐसा ही कुछ लिखा है, बस याद रहे, दिल की आवाज सुने, मेहनत करते रहें, घबराएं ना। हार जीत, ऊंच नीच, बड़ खाबड़ रास्ते, ये सब आते रहते जिंदगी में, याद रखिएगा। एक चांदर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो। गम नहीं हमें कोई उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ ना हो मगर आकाश सी छाती तो। याद रखिएगा, खुश रहें, मस्त रहें, मेहनत करते रहें, हमारे जो फ्यूचर प्लस परिवार है इससे जुड़ते रहें,
आप सभी को मेरा धन्यवाद। यशवंत सर, आपको भी मेरा थैंक यू सो मच। अथक सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं कल के इसी टाइम यहीं पे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, share with your friends. I'll see you again. Thank you so much. Signing off.